अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। जमीयत उलमा इस्लाम का सियासी तराना मौलाना आ रहा है। इस वक्त मुल्क की सियासत का तराना बना हुआ है और बड़ी सियासी जमातें इसी एक तराने पर झूम रही हैं, क्योंकि मुल्क की सियासत मौलाना के गिर्द घूम रही है। जहां मौलाना की यारी वही पलड़ा भारी। कल तक हुकूमती जमातें मौलाना से मुलाकातों के बाद विक्ट्री के निशानात बना रही थी, तो आज तहरीक इंसाफ मौलाना की मेज़बानी पर फतह के गीत गा रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को अपनी रिहाइशगाह पर जोहराने पर मदऊ किया, जहां पहले ही से साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी उनकी रिहाइशगाह पर इंतजार कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के बाद बाहर आए तो मीडिया नुमाइंदगान ने उन्हें घेर लिया और सवालात की बौछार कर दी। उनसे सवाल किया गया कि क्या आज की मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू हो पाया, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर हुकूमत का दिया गया मुसवदा मान लिया जाता है तो ये कौम के साथ बहुत बड़ी खयानत होती, इसीलिए हुकूमती मुसवदा मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान दोहराने के बाद बाहर आए, मीडिया से गुफ्तगू हुई, क्या कहा जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सब तो हमने उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था, जो किसी को प्रोवाइड किया गया किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी ख़यानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करें। मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान से वाज़ेह तौर पर यह तासुर मिलता है कि हुकूमत दिफाई पोजीशन में है, जबकि मौलाना और उनकी इत्तेहादी जमातें मुकम्मल तौर पर फ्रंट फुट पर सियासत कर रही हैं। मौलाना का यह कहना कि हुकूमत यू टर्न ले रही है या अपने साबिका मौक़िफ़ से मुकर रही है, खासी अहमियत का हामिल है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुसवदा तो था ही नहीं, तो फिर मुसवदा आवाम के सामने आया, वो क्या था? इससे साफ जाहिर होता है कि असल में मुसवदा मौजूद था, लेकिन अब हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बहाने तराश रही है। जोहराने के मौका पर असद कैसर भी मौजूद थे, मेज़बान थे। आज उन्होंने भी बात की, वो क्या कह रहे थे को दिखाते हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। इसलिए जो पैकेज आया था, जो कि जिस तरह छुपाया जाता था, यानी आप देख लें कि कभी इस तरह हुआ कि कोई कानून साजी हो और फिर इतना बड़ा एक आईनी पैकेज हो जिसकी 56 अमेंडमेंट थी, अपने और अपोजिशन भी छोड़े, अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाए रखा। फिर ये तो पार्लियामेंट का हक है कि आप जो भी कानून साजी लाए उसके ऊपर ओपन डिबेट हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो। अगर आप चंद महसूस लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करें और उसके लिए कानून बनाएं और पर्सन स्पेसिफिक हो, इस कानून साजी को हम किसी भी तौर में नहीं मानते। ये भी महसूस हो रहा है कि हुकूमती जमातें खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान से मायूस हो चुकी हैं। अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून ने मौलाना से उम्मीदें छोड़ दी हैं, तो शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा। इसका अमली इजहार यूँ भी हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुलकर तस्लीम कर चुके हैं कि आईनी मुसवदे की तैयारी में पीपल्स पार्टी ने अब क़यादत संभाल ली है। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ ये इंकशाफ भी किया कि 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा नहीं बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। इस वक्त दो मुसवदे ज़ेर गौर हैं, एक वो जो पीपल्स पार्टी तैयार कर रही है और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान का मुसवदा है। आईनी तरमीम के हतमी मरहले तक पहुँचने के लिए JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमआहंगी ज़रूरी है। यूँ लगता है कि अब हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान और उनके इत्तेहादियों के आगे ज़्यादा गुंजाइश बाकी नहीं रही है और वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए नई हिकमत अमली की तलाश में भी हैं। मुसवदे की तैयारी दरअसल हुकूमत की जिम्मेदारी थी और इस हवाले से अहम हुकूमती किरदार वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का था, जो कहाँ है इस पर हम ज़रा आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बरतानिया जा रहे हैं, मुल्क में मौजूद नहीं होंगे। ऐसे में गालिब इम्कान यही है कि हुकूमत किसी भी मुसवदे को पार्लियामान में पेश करके मंजूर कराने की पोजीशन में कम अज़ कम 1-1.5 हफ्ते के अंदर तो नहीं होगी। ना तो हुकूमत के पास मुकम्मल अददी अक्सरियत और ना ही वो इस पोजीशन में नज़र आती है कि आइंदा 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर कोई अहम पेशरफ्त हो सके। अब सवाल यह है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस दौरान क्या कर रहे हैं। आज वज़ीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मुलाकात की, जिसका मकसद वकला बरादरी से तजावीज़ लेना और उनके साथ इत्तफाक़ राय पैदा। सवाल ये भी है कि क्या वकला बरादरी इस आईनी मुसवदे पर इत्तफाक़ राय करेगी? क्या वो अदालती इख्तियारात को महदूद होते देख कर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ इस मुसवदे की हिमायत करने को तैयार होंगे? आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जो गुफ्तगू ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में की, वो क्या थी, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं।
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में आया, उसमें कहा गया बहुत सारे ममालिक की तरह यहाँ पे भी आईनी अदालत का क़याम हो, और ये आज का मेन्यू नहीं है, ये पिछले 18 साल से अंडर डिस्कशन है। और बतौर रुकन पाकिस्तान बार काउंसिल मुझे याद है सदर साहब हमारी मीटिंग्स में भी हम इसे एंडोर्स करते रहे हैं कि होनी चाहिए, खास तौर पर जब 184(3) की भरमार हुई। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। इस सारे मामले पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि कौम के साथ बहुत बड़ी खयानत होती है अगर मुसव्वदे पर दस्तखत कर लेते, तो क्या वफाकी हुकूमत कौम से खयानत करना चाह रही थी? थैंक यू वेरी मच। देखिए मलिक साहब, ये तो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वक्त के साथ उनको क्या कहना चाहिए, क्या नैरेटिव लेना चाहिए, वो अपने पॉलिटिकल फायदे को पहले देखते हैं, हुकूमत का फायदा है या नुकसान है या व्हाटएवर, उनकी पॉलिटिक्स कहाँ पे है, वो उनको अलग साइड पे रखी जाती है। बल्कि आजकल तो हम ऐसे मामलात में और ऐसे एरा में हम दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर कौमी हमीयत और कौमी मफाद के मामलात को भी पीछे रखकर मेरे ख्याल में जाती चीज़ों को लोग आगे रखते हैं। बट आई डोंट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ एनीथिंग के मौलाना साहब कुछ ऐसा करेंगे, बिकॉज इस वक्त वो सियासतदानों में बुजुर्ग सियासतदान हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, सीजन्ड भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हुकूमत का क्या है, मतलब कोई चीज़, नथिंग इज मख्फी, नथिंग इज हिडन, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है? नहीं, लेकिन जो मुसव्वदा पब्लिक हुआ इख्तियार वली साहब, उस पर भी अब हुकूमत ये कह रही है कि वो मुसव्वदा तो था ही नहीं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि मुसव्वदा तो वही था। अब हुकूमत यू टर्न लेने की कोशिश कर रही है कि वो मुसव्वदा नहीं था जो पब्लिक हुआ या मीडिया में आया। नहीं, वो ऐसा नहीं। मुसव्वदा जो है वो साथ साथ तैयार भी हो रहा है, उसमें चीज़ों को उसकी निटी-ग्रिटी भी हो रही है। आप मलिक साहब बहुत कोहनमश साफ़ी हैं, आपको पता है कि जब मुसव्वदे बनते हैं, इस तरह के बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आते हैं। हमने 18वीं आईनी तरमीम को भी देखा था, फिर 20वीं को भी देखा था, उसके बाद 21वीं को भी देखा था। ये सारी चीजें आपके सामने, ये कोई एक रात में तैयार थोड़ी होती है। इन चीजों पे किसी से ऑफ द रिकॉर्ड, किसी से ऑन द रिकॉर्ड बात होती है, आपके इत्तेहादी होते हैं, उनके साथ आप शेयर करते हैं। और ऑलमोस्ट इसमें 54 अमेंडमेंट्स हैं, तो 54 अमेंडमेंट जो है वो एक रात में तो तैयार नहीं हो सकती ना। तो वो पीसेस में, पार्सल में उसको साथ साथ वो बनाते हैं और उनको देते जाते हैं। बट सर, दिस कुड हैव बीन थॉट अर्लियर। देखिए, दिस वुड हैव बीन थॉट अर्लियर ना, कि एक रात में नहीं हो सकता, इस पे डेलिब्रेशंस रिक्वायर्ड हैं, मुलाकातें होंगी, मुशावरतें हों, उसके बाद किसी फाइनल ड्राफ्ट पे पहुंचेंगे, फिर इजलास बुला लेंगे। तो उजलत क्या थी कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों का इजलास भी बुला लिया गया, वफाकी काबीना का इजलास भी स्केजुअल्ड हो गया, हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद पहुंच गए, फिर वापस आना पड़ा। तो इतनी उजलत फिर किस बात की थी, अगर हुकूमत अब रियलाइज कर रही है कि डेलिब्रेशंस होनी चाहिए थी? वो आप कह सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट हो सकती है और चीजों को जिस तरह मैनेज करना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ होगा। ये किसके पार्ट में हुआ सर मिसमैनेजमेंट? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? नहीं, मेरे ख्याल में इसका जिक्र कोई इतना जरूरी नहीं है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके लिए फिर आप अलहदा एक कमेटी बनानी पड़ेगी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, और उसके लिए फिर अलग सजा तजवीज़ करनी पड़ेगी। इस वक्त और बड़े ज़रूरी काम है, किसी और काम की बात चले। लेकिन देखिए, ये जो नुकसान हुकूमत को हुआ है, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का कद तो सियासी कद तो और बढ़ गया है, और उन्होंने आपको बाकायदा तौर पर झंझोड़ा है, रियलाइज़ कराया है कि आपने इलेक्शन से पहले जो किया मेरे साथ और फिर PDM में जो हुआ वो बेहतर नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने आपको अच्छे तरीके से इस बात का एहसास तो दिला दिया है। अब आज वो असद कैसर साहब के पास पहुंच गए, PTI के साथ खड़े हुए, और वो कहते हैं कि इस मुसव्वदे को अक्सर मुस्तरद करते हैं। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का वोट अब ले पाएंगे अब इस पोजीशन पे आके? मौलाना साहब का वोट हम ले लेंगे। आप किसी भी, ये इसकी मिसाल, आप तो मौलाना साहब की बात करते हैं, हम PTI का वोट भी ले लेंगे। हम ऐसे अमेंडमेंट्स ला रहे हैं जो सबको काबिल कबूल होंगी। मिसाके जमहूरियत को जिस तरह दोनों बड़ी जमातों ने एक्सेप्ट किया था, इसी तरह आप देख लेंगे कि इसी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो जाएगी। PTI भी, सारी नहीं, आधी PTI या आधी से ज्यादा लोग भी वोट दे सकते हैं, मौलाना साहब भी वोट देंगे। आप देख लेंगे, ये तो आहिस्ता आहिस्ता बात चल पड़ी। हाँ, जहाँ तक मौलाना साहब की कद काट है, अगर वो इससे बढ़ता है तो मुझे और मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उससे कोई, हमें कोई उस पर कोई बुग़्ज़ नहीं है।
उनका कद अल्लाह और बढ़ाए, उसमें कोई हमें वो तो नहीं। इख्तियार भाई साहब, मौलाना अमेंडमेंट्स पे इस अगर मुल्क के अगर तहरीक political इंसाफ भी assets वोट हैं। करेगी, अगर मौलाना फजल रहमान भी वोट कर देंगे, इवन आपके अपने हलीफ वोट करेंगे, तो फिर तो मुसव्विदे को चेंज करना पड़ेगा और अच्छा खासा चेंज होगा। यानी जिसमें बहुत सारी ऐसी दफात हैं जिसपे एग्री नहीं कर रहे, आपके हलीफ भी नहीं कर रहे, ऑपोजिशन भी नहीं कर रही, तो फिर क्या वो सारी चीजें मिनहा की जाएंगी, इस मुसव्विदे से निकाल बाहर की जाएंगी? मलिक साहब, दिस इज वेरी अर्लियर कि मैं आपको बताऊं कि ये कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो साथ चलेगा, वो साथ नहीं चलेगा। आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक हर गुजरते दिन के साथ आपको डेवलपमेंट भी नजर आएगी, आपको चीजें भी नजर आएंगी। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि बिल की जो शक्ल है वो उसमें काफी चेंजेस जो है लानी पड़ेगी। तो चेंजेस अगर आती है तो आ जाए, लेकिन उसकी जो बुनियादी रूह है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो वही रहेगी। हाँ, अगर कोई कहता है कि इसमें जेर जबर पेश आगे कर दे पीछे कर दे, वो हो जाएगा। अब इतनी फरमाइश पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इतनी उनकी सुनी भी जाएगी, और ना सिर्फ सुनी बल्कि उनकी मानी भी जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर के बाद होगा जो कुछ होगा, और 25 अक्टूबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 25 अक्टूबर रिटायरमेंट की तारीख है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की, और उससे पहले एक तासुर मौजूद है ना कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देना मकसूद है इस आईनी तरमीम के जरिए से, लेकिन आप उस तमाम तर तासुर की नफी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, नहीं रेहान मलिक साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मुल्क के आईनी इदारों में तैनात कोई भी जज हो, कोई भी हो, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी मौजूद है वो अपनी जगह पर मौजूद है, हमारे लिए वो काबिल इज्जत है, और वो अपने आईनी तरीका से इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, और जो जिसका हक बनता है, जिसका राइट बनता है, वो आए, हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है कि हमने आज इसको हटाने के लिए ये कर रहे हैं, फलाने को लाने के लिए हम वो कर रहे हैं। नो, इट्स नेवर, कभी भी इस तरह बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल। ये फॉर अ लॉन्गर एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड मुल्क के आईनी दस्तूरी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए, ताकि हर इदारा अपने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बुनियादी थीम यही है कि हर इदारा अपने काम से काम रखे। वफाकी आईनी अदालत का क़याम इस बात की एक कड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लाखों, मेरे ख्याल में मिलियंस ऑफ केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, उनकी दादरसी हो, उनकी सुनवाई हो, उन लोगों को इंसाफ मिले, और जहाँ पे आईनी मामलात आए तो उसकी एक अलग अदालत हो। इसी तरह रोटेशन ऑफ जो जजेस हैं ये हाई कोर्ट के, तो ये भी एक अच्छा एक सजेशन है। तो लेट्स सी, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने चीजें हमने प्रपोजल सर, लास्टली कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि 26 अक्टूबर को इंशाल्लाह जो भी होगा फैसला ले, ठीक। लास्टली एंड वेरी क्विकली सर, कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो ये बात दुरुस्त है? इसके मुताबिक तो फिर जो सीनियर प्यूनी जज है वही बनते हैं, तो ये फैसला हो गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनी जज है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे 26 अक्टूबर को। देखिए, बिलावल साहब हमारे जो है वो हमारे इत्तेहादी भी हैं, और हमारे सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि बड़े अच्छे और बाइखलास खुलूस हमारे इत्तेहादी हैं। उन्होंने अगर कोई बात की है तो उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा। मैं उनकी बात को इस वक्त इनिशियली किसी स्टेज पे मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। जो उन्होंने कहा होगा कुछ सोच के ही कहा होगा, उनकी अपनी स्टेटमेंट है, बिल्कुल वो दे सकते हैं। इफ ही थिंक्स सो, शायद। बहुत बहुत शुक्रिया है। उस वक्त जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ज़ोहराने पर असद कैसर की रिहाइशगाह पर मौजूद थे, जहां फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी भी थे, तो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर सवाल हुआ कि आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का किरदार तो शायद आपसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस पर इमरान खान साहब ने कोई ख़ास बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी इस पर कुछ कह नहीं सकता, यानी उनके इस स्टेटमेंट के अंदर भी मौलाना के किरदार को मशकूक अंदाज में देखा गया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का वो ये समझते हैं, उनका ये तासुर है कि हुकूमत किसी न किसी सूरत आईनी तरामीम लेके आएगी, और इन आईनी तरामीम का मकसद 3 लोगों को एक्सटेंशन देना है, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा भी हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी हैं। अब एक तरफ बानी पीटीआई का अपना स्टांस है, अपना मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी सेगमेंट्स के अंदर जहां हर तरह से सियासत हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी सियासत कर रही हैं, फिर कोर्ट से मुताल्लिक भी कहा जाता है कि वहाँ पर भी बेंचेस बनते हैं और वहाँ पर कोई सियासी एलिमेंट मौजूद है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के यहाँ भी एक सियासी एलिमेंट
जो है वो स्मेल किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन आया मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक कि 40-41 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत को तस्लीम किया है। उन्होंने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तस्लीम किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत हुआ। कानूनी टीम से मुशावरत की जा रही है इस मामले पर कि इसको अब किस तरह से देखना है, क्या ये 40 या 41 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जानी चाहिए या नहीं। एक तरफ तो ये मामला है और अब कल ये इजलास फिर जारी रहेगा और कानूनी टीम से मुशावरत की जाएगी। दूसरा अहम मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत आज इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 डिप्टी कमीशन ने की, जिसमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पेश हुए। मेंबर बलोचिस्तान ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन क्या चिमकनी में हुए थे, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने दस्तावेजात जमा करानी है, 1 हफ्ते से 10 दिन तक का वक्त दें। दौरान समाअत बेंच ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया कि अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा, जिस पर डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने बेंच को बताया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। बेंच ने हुकाम को हिदायत की है कि आप हमें इस पॉइंट पर मुआवनत फराम करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम भी इस मामले पर आपको मुआवनत देंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कराने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। मेंबर केपीके ने इस्तफसार किया कि अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को अब भी तस्लीम नहीं किया जाता तो हमारे पास क्या करने का इख्तियार है, जिस पर डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने बताया कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 के तहत कार्रवाई हो सकती है। नंबर 2, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के दरमियान 5 साल का वक्त होना चाहिए था। मेंबर केपीके ने कहा कि आप भी जवाब ना दें तो मुस्तकबिल में इस पॉइंट पर हमारी मुआवनत करें। अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो मैटर है इलेक्शन कमीशन के रूबरू है और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन जो है वो उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी की प्ली लेकर काउंटर कर रहा है कि क्योंकि इंट्रा पार्टी ठीक नहीं हुए, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं है, तो किस अंदाज में सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है 40-41 लोगों को। इस समाअत के दौरान आज बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। आप ये जो मौजूदा 40 MNAs है इनका नोटिफिकेशन कर ले। अब इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मैटर इस मरतबा सेटल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मज़ीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि पिक एंड चूज़ करे, 4 के इलेक्शन को क्वेश्चन करे, बाकी ना क्वेश्चन करे, एक प्रोसेस अडॉप्ट करे, पार्लियामान उसको देखे। लेकिन मैं समझता हूँ ये बदनीयती पर मबनी है, ऐसे नहीं करने चाहिए। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 रुकनी बेंच था उसमें 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला आने के बाद भी अभी एक दरिया और अबूर करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो दरिया है इलेक्शन कमीशन का। क्योंकि इलेक्शन कमीशन खड़ा हुआ है, रेजिस्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को। इसको किस तरह से देखा जाएगा। फिर दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो क्या ये कोई नेचुरल इत्तेहाद है भी पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान का, या फिर आने वाले वक्त में फिर वही होगा जो पहले होता रहा है। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, स्टूडियोज़ में इस वक्त उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया। बसर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शौकत बसर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन तो आ गया, 40-41 नशिस्तें आपकी, और वो कहते हैं कि सर्टिफिकेट जिन्होंने जमा कराया उनको पीटीआई का मेंबर तस्लीम किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अभी एक चैलेंज की सूरत आपके सामने खड़ा हुआ है। वो कहते हैं बैरिस्टर गौहर को कब हमने चेयरमैन तस्लीम किया है, किसके सर्टिफिकेट से वैलिडेशन हो रही है कि ये पीटीआई के लोग हैं। ये इलेक्शन कमीशन की तमाम मसाइल की जड़ है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसने पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन धांधला करवाया है। ये वही चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है जिसके मुतालिक लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी कहता है कि लियाकत चट्ठा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फायसा, हमने 70 हज़ार वोटों के जीते हुए लोगों को हराया है, हमें डी चौक पर फांसी पर लटकाया जाए। ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिसके मुतालिक काजी फायसा जिन्होंने हमसे निशान छीना, वो 13 रुकनी जब बेंच का फैसला आता है कहते हैं जी मेरे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया है। तो मेरे भाई, ये तमाम मसाइल की जड़ है, ये सहूलतकार है इस फॉर्म 47 की हुकूमत का। वक्त आने पर हार भाई याद रखिएगा, यही सुल्तान सिकंदर राजा है। वैसे तो ये मुल्क से भाग जाएंगे सारे, जब वक्त आएगा इन पे आर्टिकल 6 लगेगा। बस साहब, ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो अभी भी दे आर स्टिल हैंगिंग इन द एयर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए, बैरिस्टर गौहर भी चेयरमैन पीटीआई नहीं है क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अभी तक वैलिडेट नहीं हुए।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो सर्टेनली यहाँ तक तो वैसे उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि फिर ये सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है इनको और वैलिडेट कर सकता है कि ये पीटीआई के लोग इतने भी मासूम और सादा नहीं, आपकी मासूमियत पर मर जाऊं क्या आपके सवाल है। इस वक्त तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसमें पाकिस्तान की सब बुराइयां मौजूद हैं। आपने हमने FIR 200 FIR हैं किसके मुतल्लिक? इमरान खान जो पाकिस्तान है, वो इमरान खान जिसके ऊपर 70 साल से पहले कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी, आज वो दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, इद्दत में निकाह वाला घटिया मुकदमा भी है। हम वाहिद पार्टी है, शायद 2 पार्टियां पाकिस्तान के अंदर, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, जिनके अंदर पूरा सिस्टम मौजूद है, जो इलेक्शन भी करवाते हैं। और हमने इनकी फरमाइशी प्रोग्राम, चूंकि हुक्म है ना कि तहरीक इंसाफ को एंटरटेन नहीं करना, तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को मानना नहीं है, वो है अकबर। तो नहीं तस्लीम हुए ना सर, क्या तस्लीम नहीं हुए ना इंटर पार्टी? मैं कह रहा हूं कौन वहां बैठा, कौन है, कौन बैठा है? ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन वो बंदा बैठा है जो हमें लेटर लिख, सुन लेना मेरे भाई, मेरे पास खुद लेटर मौजूद है रेहान भाई, अभी आपको दिखा देता हूं। बतौर जो चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब को लिखा है, यहां पर तो ये हो रहा है कि सफेद को स्याह कर दो, स्याह को सफेद कर दो। इस मुझे आपसे मेरा सवाल है, मेरा सवाल बड़ा सादा है, क्या पाकिस्तान में इस वक्त आइन, कानून, अदालतें कोई मौजूद है? पे तो अदालतें हैं जहां से माशाल्लाह से बदतरीन अदालतें हैं। आज ही 190 मिलियन पाउंड केस की अदालत में इमरान खान साहब और मुस्तफी पेश हुए और फिर उसके अंदर इल्तवा मिल गया है। रिलीफ तो पीटीआई को भी मिल रहा है। सर कहना चाह रहा हूं सर वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को वैलिडेट नहीं किया तो उनके पास एक प्ली तो मौजूद है कि वो आपके लोगों को पीटीआई का तस्लीम नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली ये माले गनीमत समझ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरा सवाल ले लेना, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नंबर जो उनको मैजिक नंबर चाहिए, गोल्डन नंबर चाहिए, वो मिल जाएगा और फिर उससे उनको मौलाना फजल रहमान साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहते हैं अदालतें मौजूद हैं, अगर आपकी मैं बात मान लूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पहले आपने फॉर्म जिन्होंने जमा करवाया था तहरीक इंसाफ का, वो भी, और जो बाकी वाले जिनको आप आजाद कह रहे हैं वो भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अच्छा, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो तब भी कहा था कि 14 मई को इलेक्शन कराएं तो हो गए। अच्छा, तो फिर यही तो अभी आप खुद अपने बयानात को देखना, क्या बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन भी कायमी इदारा है। मेरे भाईजान सुने, आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना था। जब हमने असेंबलियां तोड़ी, हो गए सर, क्या नहीं हुए ना? तो कहां रहा आपका आइन, कहां रही आपकी अदालतें, कहां रहा कानून? किन्होंने नहीं करवाया? यही लोग जो इस वक्त टोला बैठा हुआ है, जो फॉर्म 47 का टोला। और फिर वही होगा जो 14 मई के फैसले पे हुआ था। क्या इलेक्शन नहीं हुआ था ना? अच्छा, मैं फिर क्या 40-41 लोगों को पीटीआई का तस्लीम नहीं किया जाएगा, यही होगा सर? सुन ले, ये भी तो हुआ ना थोड़ी दिन, आज से 3 दिन पहले क्या हुआ है? पाकिस्तान की अदालतों पे हमला, पाकिस्तान की सालिमियत पे हमला, पाकिस्तान के आइन पे हमला, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए, तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए। आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला कर दिया। उस हुकूमत ने जिसके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, वो हुकूमत जो कि सियासी जमात अभी तो कोई पार्लियामान में बिल आए नहीं ना सर, हुआ नहीं ना, मुसवदा है ही नहीं ना, हुकूमत क्या कह रही है। अच्छा, आज मौलाना फजल रहमान साहब असद कैसर साहब के पास पहुंचे, फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी मौजूद थे। तासुर ये कि पीटीआई और मौलाना की कुर्बतें बहुत बढ़ रही हैं। क्या ये दुरुस्त है? वाकई हैंड्स इन हैंड्स है पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त जो उनका स्टांस है, अगर वो इसी तरह आइन के साथ, आज़ाद अदलिया के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े रहे, मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि मौलाना साहब का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। तारीख उनको याद रखेगी। हमारे मौलाना साहब के साथ ना कभी कोई सियासी था ना नजरियाती था, आपने सही कहा था, और शायद ना मुस्तकबिल में भी ना हो। हमने आपको पता है कि इससे पहले क्या किया है, 6 जमातों का तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान के नाम से इत्तेहाद बनाया था, उसमें भी हम मौलाना साहब को ट्राई करते रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आदमी इन गैर आइनी तरामीम के साथ खड़ा होगा, वो ना सियासतदान है, ना उसकी कोई सियासी जमात है, कोई मसवदा नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है, तो फिर किस लिए बहस हो रही है? अच्छा, कल तक मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत बैशिंग पीटीआई करती थी, सोशल मीडिया पे डिफरेंट ट्रेंड्स चलते थे, बहुत खूब ट्रोलिंग होती थी। आज आप उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। फिर मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम पे इन्हीं मखसूस नशिस्तों वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और आपके अगेंस्ट है। वो कहती जो हमारा हिस्सा बनता है हमें दिया जाए। नंबर 1 नंबर 2 ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस जगह से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, पीटीआई उनका एक राइवल है वहाँ पे, यानी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर भी पीटीआई उनका पॉलिटिकल अपोनेंट है। तो मैं तो इस लिहाज से कहता हूँ कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान को, और फिर जाहिर है हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में देखते हुए ये गैर फितरी सा इत्तेहाद नहीं हो सकता या नेचुरल है। आप एग्री करते हैं इस बात से? रेहान भाई, अभी जब मैं रेहान भाई से बात कर रहा हूँ चैनल 24 पे बैठ के, हमारा मौलाना साहब के साथ ना कोई नजरियाती था ना शायद ना होगा। अब सियासी था ना था
ना अभी तक है और शायद नहीं होगा। हम तो बड़ी प्रिंसिपल बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में है, पाकिस्तान का आइन ख़तरे में है, पाकिस्तान की आज़ाद अतलिया पे ख़ुद को हमला कर दिया है इन फॉर्म 47 के नमूनों ने। हमने अगर मौलाना साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वक्त जो किरदार है मौलाना साहब का, उसको सिर्फ मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा, हमारे जितने इवन हम बहुत मुखालिफ हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हमारा बहुत सख्त इख्तलाफ, इवन खान साहब की आप उनकी तकरीर निकाल लें। आज क्या हो रहा है? आज हम क्या कोई उनसे डील लेने के लिए जा रहे हैं? क्या उनको ये कह रहे हैं कि हमें वज़ीर आज़म बना दें? क्या हम ये कहने जा रहे हैं खान साहब को जेल से निकाल दें? नहीं, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब का ये स्टेटमेंट है। बता दे तो मैं वो क्या कह रहा हूं। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को छोड़े, तरमीम करा लेंगे। तो क्या कोई एनआरओ मांग रहे हैं? अच्छा सुने, ये हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि इस वक्त इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। जो राना सनाउल्लाह ने कहा, जैसे ही बाहर आने लगेंगे हम ऊपर से कोई ना कोई मुकदमा डाल के उन्हें अंदर रखेंगे ताकि हमने हुकूमत चलानी है। हमारा आज भी मौक़िफ़ है कि आप हमारा जो मैंडेट चुराया है, जो खान साहब को और हमारे जितने भी शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बुशरा बीबी हैं, 10,000 लोगों को आपने जेलों में डाला, हमारे मैंडेट वापस करें, खान साहब को और तमाम सियासी कैदियों को जेलों से निकालें, आएँ, हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। एनआरओ मांग रहे हैं ना? फिर एनआरओ। अच्छा, एनआरओ किस चीज़ का एनआरओ? नैब तरमीम के मामले में ये कहा करते थे ना आप उस वक्त की ऑपोजिशन को, कहते थे तरमीम में हमारे साथ बैठे, आप कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं। रेहान भाई, अगर एनआरओ मांगना होता, अगर वज़ीर आज़म बनना होता, तो खान साहब को पहले हफ्ते में कहा गया था कि आप 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, आपको हुकूमत में ले आएंगे। और दूसरी बात, ये 8 फरवरी का इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी मिली, हमारा मैंडेट छीना गया, पीपल्स पार्टी गई थी खान साहब के पास, आए आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं। आज भी हम मेजॉरिटी पार्टी हैं, लेकिन खान साहब ने कहा है ना इक़्तिदार के लिए, ना डील के लिए, जीना मरना मेरा पाकिस्तान में सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए और आईनी पाकिस्तान के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज जिन आईनी तरमीम को आप जमहूरियत के मुनाफी कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है कि पीटीआई ये कहती दिसंबर में करा ले, हम आपके साथ हैं। कौन ख्वाजा आसिफ? कौन ख्वाजा? पहली बात तो ये डिफेंस मिनिस्टर है सर आप। पहली बात तो ये पहली बात ये सरासर झूठ, बहतान। और वो ख्वाजा आसिफ जो खुद 50,000 से अपनी सीट आ रहा हुआ है, वो ख्वाजा आसिफ जो पिछला इलेक्शन में भाजपा को फोन करके जीतता है, को ऐसा वजीर दिफा, सुने क्या कह रहे हैं? पीटीआई ने ये कहा है कि नहीं कि दिसंबर में करा ले, हम साथ हैं। कैसा वजीर दिफा है जो बेचारे को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के आज तक मुझे दिफा के हवाले से कोई स्टेटमेंट दी तो मुझे बता दें। वो सिर्फ क्या गुफ्तगू करता है, वो देखें जी फॉर्म 47 हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये जी आए हमारे साथ तरमीम कर लें। भाई क्यों कर लें? क्या हैसियत आप लोगों की? आपका तो वो स्टॉलवर्ट मियां नवाज शरीफ जिसको आप जिसके नाम पे वोट लेते हैं वो हार गया। ये पेशकश की आपने हुकूमत को कि दिसंबर में करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, ख्वाजा आसिफ भी झूठ बोल रहा है, ये हुकूमत भी झूठ बोल रही है। ये तो हुकूमत कहती थी, ख्वाजा आसिफ कहते थे सारे पीटीआई तो दहशतगर्द है, पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करने, इनको तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर मुज़ाकरात। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, चैनल 24 पे बैठ के पाँव में पड़े हुए हैं ये लोग, पाँव में पीटीआई के, लेकिन मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीटीआई के तो 8-10 लोग तोड़ लिए उन्होंने। वो खुद कह रहे हैं कि पीटीआई के 8-10 लोग हमारे साथ हैं जो वोट करेंगे। क्या बात है, मेरी माँ उठा लो, मेरी बहन उठा लो, मेरी बेटी उठा लो, बाद में क्या हमने तोड़ लिए हैं। ये पाकिस्तान में पहली दफा रेहान देखा है कि अगर आपने नहीं, ये पहली दफा नहीं है सर, ये जोड़ तोड़ पीटीआई बहनों बेटियों को नहीं उठाया, लोगों को पीटीआई दौर में भी उठाया जाता है। यहाँ पर तो एक खातून को वज़ीर आज़म हाउस में बंद रखा गया। रेहान भाई आज इनकी हुकूमत है ना। नहीं बस साहब, आप भूल गए कि एक खातून को वज़ीर आज़म हाउस में बंद रखा गया, 15 रोज तक महबूस रखा गया था। झूठ, बहतान और गलत बयानियां हमारी हुकूमत नहीं है ना। कहां गया वो केस जिसको हमने बंद किया हुआ था? लाएं कौम के सामने। और दूसरी बात, रेहान होता रहा होगा माजी के अंदर इंतकामी कार्रवाई होती होंगी। ऐसे कभी नहीं हुआ कि वो मेरी मां को उठा लें, बहन को उठा लें और बेटी को उठा लें। क्या कहें? मां को ले जाओ वोट दोगे, बहन को ले जाओ वोट दोगे, बेटी को ले जाओ वोट देगे। ऐसे कभी पाकिस्तान की तारीख में ना पहले कभी हुआ था और ना कभी होगा। लबनान में हालिया हमला जिसमें हिजबुल्लाह के अरकान के इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर्स को निशाना बनाया गया, एक बड़ा सिक्योरिटी चौक बनकर सामने आया है। इस वाक़े में तकरीबन 11 अफराद जाँ बहक और 4000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। पेजर्स की एक नई खेप में मौजूद धमाका खेज मवाद मुनज़्ज़म तौर पर लबनान और शाम के कुछ इलाकों में फट गया। हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद की है, हालांकि इसराइल की जानिब से अभी तक इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। पेजर्स के इस्तेमाल का मकसद ज़्यादातर सिक्योरिटी वजूहात के लिए था, क्योंकि ये कम टेक्नोलॉजी के हामिल हालात हैं जो जदीद निगरानी से बचने में मुआविन समझे जाते थे। इस वाक़े ने लबनान और ख़ित्ते में मौजूद कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल से इंतकाम लेने का इंदिया दिया है और यह हमला इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी कशीदगी का हिस्सा बन चुका है। तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक
ऐन मुमकिन है कि पेजर्स की खेप में धमाका खेज मवाद सप्लाई चेन में कहीं नस्ब किया गया हो, जो एक नायाब और पेचीदा कार्रवाई की जानिब इशारा करता है। लबनान की हुकूमत ने भी इस हमले की शदीद मजम्मत की और मुख्तलिफ इलाकाई कुव्वतें जैसे ईरान और हूसी हैं, उन्होंने भी लबनान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब है और टेक आलात के अंदर इस तरह का जो मवाद है वो मौजूद होना और उसके ज़रिए से लोगों पर हमलावर होना, ये एक अपनी नौयत का एक बहुत गैर मामूली वाक़या है। तो जहाँ तक ये टेक का और सिक्योरिटी का बताया जा रहा है, तो असद बेग साहब जो फाउंडर MMFB हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी है, उनसे बात करेंगे, जो ख़ास तौर पे IT एक्सपर्ट है। असद बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। असद बेग साहब, ये जो लबनान में हुआ और हिजबुल्लाह पर अटैक जिस नौयत का हुआ कि पेजर्स को अटैक करके वहाँ पर कुछ हलाकतें हुई हैं, हाउ डू यू सी दिस? कितना गैर मामूली इंसिडेंट है? और फिर ये भी कहिएगा कि क्या ये कोई कह लीजिए कि सिक्योरिटी लूप है या फिर ये कोई ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसको अटैक किया गया, क्योंकि ये तो इंतहाई कम टेक्नोलॉजी के हामिल आलात होते हैं, पेजर्स होते हैं, तो इनको अटैक करने का बुनियादी मकसद क्या हो सकता है? रेलेवेंट और सबसे कंसर्निंग बात यह है, 2-4 पॉइंट्स बड़े। नंबर 1, द वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो आम यूज के लिए हो रही है, जेनोसाइड के लिए हो रही है और वॉर के लिए हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो टेक कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी है। आपने देखा है कि ये ताइवानीज कंपनी थी गालिबन, जो कि हंगेरियन भी उसका उनका एक कनेक्शन था, आउटलेट था, और अब वो सप्लाई चेन तक जाके हम देख रहे हैं कि उस पर इंफ्लुएंस किया जा रहा है। अगर इतना ही आसान है इन्फिल्ट्रेट करना टेक कंपनीज में, तो फिर जो डेली हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हम किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि वो सेफ हो? तो ये वाला जो एंगल है टेक अकाउंटेबिलिटी का, एक ग्लोबल प्रॉब्लम के कंसर्न के तौर पे मेरे ख्याल में सामने आया। और नंबर 3 जो इनडिस्क्रिमिनेट, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ वॉर क्राइम, जिस किस्म के इनडिस्क्रिमिनेट हरकत है ये, कि कोई भी उससे, बच्चे भी उसमें शहीद हुए हैं, आपने देखा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब इस पे हम डिबेट शुरू करें। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, अब ये तो एक हम कंपनी की बात कर रहे हैं, लेकिन Amazon ने भी प्रोजेक्ट निम्बस के थ्रू अपने जो सर्वर्स हैं उनका एक्सेस दिया है मिलिटराइजेशन के लिए इसराइल को, राइट? तो ये वो सर्वेलेंस के लिए और फिर फेशियल टेक्नोलॉजी, रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जिस तरह इस्तेमाल हो रही है, कोट एंड कोट ऑटोमेट करने के लिए किलिंग प्रोसेस। तो ये बहुत कंसर्निंग चीजें हैं एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड फ्रैंकली स्पीकिंग कि वेस्टर्न वर्ल्ड इस पे इतनी बात नहीं कर रही जितनी उनको करनी चाहिए। अब असद बेग साहब, जो हम तक इतलात है वो तो यही है कि पेजर्स की ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है वो कोई धमाका खेज मवाद से इनको उड़ा दिया गया। मेरा सवाल सादा सा है कि मतलब जैसे आपने कहा कि हाईटेक होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन ये हाईटेक नहीं थे पेजर्स, इनको उड़ाना बुनियादी तौर पर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब ये उन तक पहुँच रहे थे, ये इतना ज़रूरी क्यों था या ये इतना हाई वैल्यू टारगेट क्यों था? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, ये थोड़ा सा मैं इसको आपकी इत्ला के लिए और बाकी लोगों के लिए, ये हुआ है कि जो सप्लाई चेन है उसको चेंज करके, उसमें इन्फ्लुएंस करके इन पेजेस के अंदर जो है धमाका खेज मवाद डाला गया है और फिर इनको डिस्ट्रॉय किया गया है टारगेट करके लोगों को मारने के लिए। तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन करते या ट्रांसपोर्ट करते हुए किसी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस को तबाह कर दिया गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है लोगों को मारने के लिए। और मैं वही अर्ज कर रहा था शुरू में कि जो मिलिटराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, अब ये एक नया रुख अख्तियार करती जा रही है। और यहाँ पे जो अगेन बड़ा कंसर्न ये है कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि आप और मैं हर रोज इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया आप और मैं हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हम बात कर रहे हैं जिसका नाम स्काइप है, ये हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि ये जो कंपनीज हैं ये किसको अकाउंटेबल होंगी, ये कौन सी ऐसी अपने अंदर जो चेंजेस लेके आएंगी कि जहां पे ह्यूमन राइट्स ऑडिट्स हो सके और ये पता लगाया जा सके कि इनका इस्तेमाल सेफ है। ये आई थिंक वो कंसर्न है जो कि अब पूरी दुनिया में डिस्कस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इन कंपनीज के ह्यूमन राइट्स बेसिस पे ऑडिट्स होने चाहिए जो असेस करें कि आया कि ये इतनी सेफ है जितना कि हमें ये लीड करती है बिलीव करने में कि नहीं। दिस इज सर्टेनली अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, लेकिन हमने देखा है ना कि जो पावर्स इसके पीछे हैं वो तो फिर ऑब्वियसली उनके लिए किसी चीज़ का वो दे टेक होल्ड ऑफ इट और वो कर लेते हैं। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कंपनीज के पार्ट के ऊपर ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा लैप है जो है वो खड़ा हो गया और लूप होल है। आप क्या देखते हैं कि किस अंदाज में इसको, क्या कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट के अंदर या किसी एक ऐसे इंटरनेशनल फोरम कोई मौजूद है कि जहां पर ये आवाज़ उठाई जा सकती है या क्लेम किया जा सकता है, जैसे हमारे यहाँ को कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं?
बहुत सारे फोरम्स हैं और मुझे खुशी है ये बात आपसे शेयर करने में कि जो दुनिया भर में डिजिटल राइट्स के फोरम्स हैं और जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ग्रुप्स हैं, उनमें ये बातें अब डिस्कस हो रही हैं कि किस तरह से इन कंपनीज को अकाउंटेबल किया जाए, किस तरह टेक्नोलॉजी कंपनीज को अकाउंटेबल किया जाए और किस तरह ये इंश्योर किया जाए, ये इनेबल किया जाए कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज गवर्नमेंट्स और मिलिट्रीज अक्रॉस इस किस्म की इसराइली मिलिट्री के साथ फॉर इंस्टेंस मिलकर काम कर रही हैं, उनको किस तरह ट्रांसपेरेंट किया जाए, किस तरह ये पता लगाया जाए कि वो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जो कि एआई पावर्ड भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे कैसे अफसोसनाक वाक़े की जो ना सिर्फ सफारती आदाब के मुनाफी है बल्कि हमारी कौमी वक़ार की भी खुली तौहीन है। गुज़श्ता रोज़ रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस में जो अली अमीन गंडापुर की दावत पर मुनक्किद की गई थी, अफ़गान सफ़ीर मुहिबुल्लाह शाकिर भी शरीक थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब पाकिस्तानी कौमी तराना बजाया गया तो अफ़गान सफ़ीर ने खड़े होने की ज़हमत तक नहीं की। ये सफारती आदाब की सरियन खिलाफ वर्जी है। दुनिया भर में सफारती उसूल ये है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में होते हैं और उस मुल्क का कौमी तराना बजाया जाता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस तराने के एहतराम में खड़े हों, चाहे आपके अपने मुल्क के उसूल कुछ भी हों। और जब पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इस पर एहतजाज किया तो अफ़गान नाज़िमुल उमूर ने एक और हैरान कुन बयान दिया। उन्होंने कहा कि चूँकि तराना म्यूज़िक पर था, बैकग्राउंड में म्यूज़िक था, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। क्या ये कोई दलील है? मौसीकी पर एतराज़ करना एक बात है, मगर एक मुल्क के कौमी तराने का एहतराम ना करना दूसरी बात है। ये एक ऐसा लम्हा था जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने की ज़रूरत थी, लेकिन इस अमल ने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को मजरूह किया है। ऐसे लम्हात में सफारती नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो एहतराम के साथ पेश आए, क्योंकि ये इक़दाम पूरी कौम की तौहीन के मुतरादिफ। और जब पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा एहतजाज किया तो अफ़गान नाज़िमुल उमूर ने एक और हैरान कुन बयान दिया। उन्होंने कहा कि चूँकि तराना म्यूज़िक पर था इसलिए वो खड़े नहीं हुए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला ये भी है कि जो अफ़गान काउंसिल जनरल है मुहिबुल्लाह शाकिर, उनके हवाले से कुछ इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं कि उनके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे पासपोर्ट और दीगर कवायफ हैं, वो भी मौजूद नहीं हैं। ज़राए ने तस्दीक की है कि कौमी तराने के मौके पर जब अफ़गान काउंसिल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर खड़े नहीं हुए तो उनके जो कवायफ चेक किए गए हैं वो भी पाकिस्तान में क़याम पजीर होने के लिए, मुकीम होने के लिए वो सफिशेंट नहीं है, मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी संगीन खिलाफ वर्जी सामने आ रही है। उम्मीद है कि इसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तानी हुकाम एक्शन लेंगे बल्कि जो अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी सख्त से सख्त एक्शन लेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।